आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन दिया है हमें कि यंग के द्विस्लिट के प्रयोग में 600 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश स्लिटों के जोड़े को प्रदीप्त करता है। इस तरह व्यतिकरण पैटर्न उत्पन्न होते हैं जिसमें वो पर्दे को अगर प्रदीप्त करता है और हमें व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त होता है, जिससे दो क्रमानुगत दीप्त फ्रिंजों में पृथक्कन या उनके बीच की दूरी का मान 10 mm है वहां पर। अब एक वर्णीय प्रकाश का एक और स्रोत, अन्य स्रोत हम किसी व्यतिकरण पैटर्न उत्पन्न करने के लिए उपयोग करते हैं उसी स्थिति पर जिसमें दो क्रमानुगत फ्रिंजों के लिए अब जो उनका पृथक्कन है या उनकी जो दूरी होती है 8 mm आती है। तो दूसरे स्रोत के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हमें निकालना है। साथ ही व्यतिकरण फ्रिंजों पर क्या प्रभाव होगा ये हमें पता करना है यदि एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के स्थान पर श्वेत प्रकाश का स्रोत हो। इसके लिए हम ले लें कि हमें दिया क्या क्या है। पहले हमें दिया है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। एक प्रकाश जो एक वर्णीय प्रकाश रूप के में यंग के द्विस्लिट प्रयोग में उपयोग हो रहा है तो उसका मान हमारे पास है 600 नैनोमीटर। हमें इसे चेंज करने की अभी जरूरत नहीं है फिलहाल। अब देखिए, ये व्यतिकरण पैटर्न उत्पन्न करता है और इस तरह पर्दे पर दो क्रमानुगत दीप्त फ्रिंजों में पृथक्कन, जिसे हम फ्रिंज की चौड़ाई ही कहते हैं, बीटा 1 के रूप में प्रस्तुत करें, 10 mm उसका मान है। इस बीच पे बोला है कि एक वर्णीय प्रकाश का एक और स्रोत हम उपयोग करें जिसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान हमें निकालना होगा इस क्वेश्चन पे। जबकि अगर हम उसे प्रयोग करते हैं और पर्दे पर उसके व्यतिकरण फ्रिंज को देखें तो दो क्रमानुगत फ्रिंजों के मध्य जो दूरी आती है वो कितनी आती है, 8 mm के रूप में। ठीक है, तो इस तरह हमें दूसरे प्रकाश स्रोत का तरंगदैर्घ्य का मान हमें निकालना होगा। अब इसके बाद हमसे पूछा गया है कि व्यतिकरण फ्रिंजों पर क्या प्रभाव होगा यदि हम एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के स्थान पर श्वेत प्रकाश का उपयोग कर लें। अब सबसे पहले अगर हम जानते हैं कि फ्रिंज की चौड़ाई का जो सूत्र होता है बीटा के रूप में, उसका मान होता है लैम्डा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी के रूप में। लैम्डा हमें प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को, कैपिटल डी स्लिटों और पर्दे के मध्य के बीच की दूरी और स्मॉल डी दोनों स्लिटों के मध्य की बीच की दूरी को प्रदर्शित करेगा। इस तरह हम देख रहे हैं कि जो बीटा का मान है वो यहाँ पर समानुपाती है तरंगदैर्घ्य के मान के। तो इस बीच में हम दोनों कंडीशन के लिए उनके मान को रख के देखें क्या बनेगा। बीटा 1 बटे यहाँ पर बनता है बीटा 2 और मान यहाँ पर बनेगा लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2 के रूप में। मान किसका निकालना है हमें, मान हमें निकालना है दूसरी स्थिति पर जो तरंगदैर्घ्य का मान था लैम्डा 2 के रूप में, जिसका मान यहाँ पर कितना होगा, लैम्डा 1 बीटा 2 बटे बीटा 1 के रूप में। तो यहाँ पर मान रख के देखते हैं हम। लैम्डा 2 का मान अगर हम रख के देखें तो लैम्डा 1 का मान हमारे पास कितना, 600 नैनोमीटर है। बीटा 1 का मान हमारे पास कितना था, बीटा 2 का मान हमारे पास 8 और यहाँ पर इसका मान 10 mm में था। हल करें इसके मान को तो लैम्डा 2 का मान हमारे पास कितना आता है, ये हमारे पास आता है 480। ये किस में था, नैनोमीटर पर। तो हमें लैम्डा 2 का मान मतलब दूसरी स्थिति पर प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का मान नैनोमीटर मिलता है। इस बीच पे जैसे हमें बोल रखा है कि अगर हमने एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के स्थान पर किसी श्वेत प्रकाश का उपयोग किया हो यहाँ पर तो होगा क्या। इसके लिए यंग के दूसरे प्रयोग को हमें देखना। हमने इसे बता रखा कि पहले हमारे पास एक वर्णीय प्रकाश स्रोत S था, दो स्लिटों S1 तथा S2 को वो प्रकाशित कर रहा था, प्रदीप्त कर रहा था। उनके बीच की दूरी को स्मॉल d से व्यक्त किया गया था। और अगर हम यहाँ पर बात करें, ये स्लिट समतल हमारे पास है, ये पर्दे की स्थिति है जहाँ पर यदि हमें व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है तो उसके बीच की दूरी मतलब स्लिटों और पर्दे के बीच की दूरी को यहाँ पर कैपिटल डी से हमने व्यक्त कर रखा। ठीक है, अब जैसा कि बोला जा रहा है कि जब एक वर्णीय प्रकाश स्रोत वहां पर था तो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश अगर पर्दे पर किसी एक बिंदु पर मिलते थे, दोनों स्लिटों से निकलने वाले प्रकाश, और इस तरह किसी बिंदु पर मिलते हुए अगर उनके बीच का पथांतर का मान यहाँ पर अगर शून्य होता था, ठीक है, तो ये केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की स्थिति हमें मिलती थी। क्रमशः ऊपर की तरफ हम जाएं तो हमें अदीप्त फ्रिंज की स्थितियां, अगर हम उसे P और P डैश के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, फिर ऊपर अगर हम या उससे दूर जाते जाते हैं तो हमें O और O डैश के रूप में मान हमें मिलता जाता है। ठीक है, इस बीच पे ये मान हमारे पास बनेगा क्रमशः दीप्त फ्रिंज अदीप्त फ्रिंज के रूप में। अब जैसे कि बोला गया था कि दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी का मान हमारे पास था। अब जैसा बोला गया है कि एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के स्थान पर अगर हम किसी श्वेत प्रकाश का उपयोग करें, ठीक है, श्वेत प्रकाश को हम जानते हैं कि सारे 7 रंगों से मिलकर वह बना होता है। अब 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है, उसका व्यतिकरण 7 रंगों के बीच पे ही होगा। ठीक है, व्यतिकरण होगा तो वो अलग अलग हमें कंडीशंस मिलेंगे। केंद्रीय फ्रिंज तो हमें मिलेगा, देखिए अब केंद्रीय फ्रिंज की जो चौड़ाई होने वाली है वो ज़्यादा होने वाली है अब की स्थिति पर, और इस केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई में जो रंग होने वाले हैं वो पूरा श्वेत रंग का रहने वाला है, श्वेत रंग का। इस बीच में अब हम देखें तो बाकी सारे जो फ्रिंज बनेंगे, अदीप्त फ्रिंज यहाँ पर प्राप्त नहीं होंगे श्वेत प्रकाश की कंडीशन पर। हम यहाँ पर भले बोल पाएंगे कि लाल रंग की जो तीव्रता होती है, देखिए इसके बाद
इसके बाद श्वेत रंग के बाद जो स्थिति हमें निर्मित होगी, तो लाल रंग के लिए उसकी जो चढ़ाई, लाल रंग के लिए जो उसकी चौड़ाई है वो यहाँ पर ज़्यादा होती है किसकी अपेक्षा, और अन्य रंगों की अपेक्षा। और नीले रंग के लिए हम बात करें, नीले रंग के लिए, तो नीले रंग के लिए उसकी जो चौड़ाई होती है वो सबसे कम हमें प्राप्त होने वाली है। ठीक है, इस तरह हमें केंद्रीय फ्रिंज तो श्वेत रंग का ही मिलेगा, और बाकी जो हमें यहाँ पर फ्रिंज मिलने वाले थे उनमें लाल रंग की चौड़ाई सबसे ज़्यादा रहने वाली है और नीले रंग की चौड़ाई सबसे कम रहने वाली है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।